Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are doing well. This is me, Aima Hassan, and I'm doing BS Education from Government College University, Hyderabad. Today in this video, I will tell you about fixed choice test versus complex performance assessment. स्टूडेंट्स बेसिकली ये दोनों भी असेसमेंट की ही टाइप्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्म ऑफ असेसमेंट के ये दोनों असेसमेंट्स में ही आते हैं। अब भले इसको फिक्स चॉइस टेस्ट कह लें या फिक्स चॉइस असेसमेंट कह लें, ये असेसमेंट्स में ही होती है। तो पहले हम बात करते हैं फिक्स चॉइस टेस्ट की। हमें नाम से क्लियर हो जाते हैं ये कि फिक्स चॉइस टेस्ट। फिक्स चॉइस में बेसिकली ये होता है कि इट इज़ एन असेसमेंट इन विच ऑल द आइटम्स आर फिक्स चॉइस। ये असेसमेंट तो है, हमें मालूम है, मगर इसमें जितने भी आइटम्स हैं वो फिक्स चॉइस पर होते हैं। सच दैट रिस्पोंडेंट्स आर प्रोवाइड विथ अ रेंज ऑफ ऑप्शनल आंसर्स एंड आर आस्क्ड टू इंडिकेट विच अप्लाइज टू देम। इस असेसमेंट में जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं उन्हें रेंज ऑफ आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस पर निशान लगाते हैं, वो किस पर टिक करते हैं और किसको करेक्ट आंसर करवाते हैं या करते हैं। ठीक है, फिर फिक्स चॉइस, द स्टूडेंट सेलेक्ट्स एन आंसर फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस। इसमें यह है कि उनके पास, स्टूडेंट्स के पास जो है वो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, रेंज ऑफ ऑप्शंस होती हैं, सेवरल ऑप्शंस होते हैं जिसमें उन्हें सेलेक्ट करने होते हैं अपने किसी भी एक फिक्स चॉइस को, जिसमें इंक्लूड होता है अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स, एमसीक्यूज एंड मैचिंग। ये तीन हमने यहाँ पे नाम लिए हैं, ये तीन फिक्स चॉइस के अंदर बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं। फिर फिक्स चॉइस सिलेक्शन आइटम्स आर ऑब्जेक्टिव आइटम्स होते हैं। ठीक है, फिर अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं। देखिए, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज में हमारे पास वो ऑप्शन जिसमें हमें आर या पार जाना होता है, यानी ट्रू या फॉल्स। अल्टरनेटिव ऑप्शंस के अंदर भी, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज के अंदर भी हमें काफ़ी सारे जो है वो उसकी फॉर्म्स मिलती हैं, उसके काफ़ी सारे टाइप्स मिलते हैं, जिसमें पहले ट्रू फॉल्स कि हमें कोई स्टेटमेंट दी गई है कि कायदे आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब ट्रू या फॉल्स, अभी इसमें कोई एक फिक्स आंसर को हमें चॉइस करना पड़ेगा, या ट्रू करना होगा या फॉल्स करना होगा, तो फिर ये फिक्स चॉइस में आते हैं। फिर द सेकंड अल्टरनेटिव इज येस और नो। स्टेटमेंट दी गई है कि द कलर ऑफ मैंगो इज येलो। अब येस या नो, उसमें हमें एक फिक्स चॉइस दी है। फिर नेक्स्ट राइट और रॉन्ग, हमें दी जाते हैं कि राइट या रॉन्ग। या द फुल नेम ऑफ जीसी यूनिवर्सिटी इज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग। तो अगर इसकी स्टेटमेंट राइट है तो फिर हम राइट पे टिक कर देंगे। सही, क्लियर। फिर इसके बाद है करेक्ट एंड इनकरेक्ट। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है, उस स्टेटमेंट के अंदर हमें ये देखना होता है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। उसको देखते हुए हमने फिर उस पर टिक लगाना है। और द लास्ट वन इज फैक्ट एंड ओपिनियन। कोई हमें एक स्टेटमेंट दी कि अगर वो फैक्ट है तो ठीक है, अगर वो ओपिनियन है तो वो ओपिनियन में, तो मतलब ये फिक्स चॉइस में ही आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट वन मैचिंग। मैचिंग में ये होता है कि रिस्पोंडेंट्स को जो है कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उसमें वेरियस ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के बाद 6 या 7 ऑप्शंस होते हैं, स्टूडेंट उसको मैच करता है। ठीक, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लाइक ऐसे होते हैं उनके पास, जैसे करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। अब एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें 2 या 3 तो रिलेट कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो रॉन्ग आंसर है, तो जो उसमें करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक किया जाएगा। फिर चूज द बेस्ट आंसर। इसमें ये होगा कि एक स्टेटमेंट के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और वो चारों के 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, लेकिन क्या स्टेटमेंट दी गई है उसको पढ़ के जिसमें बेस्ट आंसर जो उसमें लगेगा हमने उसको करेक्ट करना है, तो वो होगा चूज द बेस्ट आंसर। फिर मल्टीपल आंसर्स। एक स्टेटमेंट है, उसके 4 ऑप्शन है, उसके अंदर 3 उसके ऑप्शन सही है और एक उसका ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमने जो उसके मल्टीपल आंसर्स में उसमें से हमें जो उसके मल्टीपल टिक करने होंगे। फिर द लास्ट वन इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में ये होता है कि कोई स्टेटमेंट दी गई है इनकम्प्लीट और उसके 4 ऑप्शंस में उसमें स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि इनको स्टेटमेंट्स पे कौन सी कंप्लीट हो रही है, जो लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीट हो रही है, तो फिर ये उसमें टिक कर देंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है,
फिर अगर हम बात करें फिक्स चॉइस की एडवांटेजेस की, तो देखिए फिक्स चॉइस टेस्ट की जो एडवांटेजेस हैं वो है हाई रिलायबिलिटी, मतलब कि इसमें ये बहुत, इसकी जो स्कोरिंग होती है इसकी जो बहुत रिलायबल होती है, मतलब कि जो रिलायबल इस तरह से होती है इसकी स्कोरिंग के काबिल भरोसा होती है। स्टूडेंट्स को पता होता है कि अगर मैंने 20 में से 4 MCQs गलत किए हैं तो मुझे 16 मार्क्स ही मिलेंगे, 17 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत हाई रिलायबिलिटी होती है इसमें। फिर रिस्पॉन्सेज कैन बी मशीन स्कोर्ड, अब तो ऐसे कंप्यूटराइज मशीन्स आ गई हैं, कंप्यूटराइज स्कोर आ गए हैं, जैसे हमने MCQs को टिक लगाया, ऐसे किसी भी फिक्स चॉइस के टिक लगाया, हमें फ़ौरन उसका पता चल गया कि वो राइट है या रॉन्ग है, फ़ौरन हमें उसका स्कोर मिल गया, मार्क्स मिल गया। तो फिर क्या होता है, बहुत सारे, अब तो बहुत हर जगह पे कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, तो बियासनेस नहीं होती। फिर स्टूडेंट्स कैन रिस्पॉन्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन अ शॉर्ट टाइम, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को एक लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को शॉर्ट टाइम में, मतलब स्टेटमेंट पढ़ी, नॉलेज है हमें उस चीज़ की, स्टेटमेंट पढ़ी, हमने उस बारे में पढ़ा है, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ी, जो आंसर सही लगा टिक लगा दिए, स्टेटमेंट पढ़ी, जो आंसर ठीक लगा टिक लगा दिए। तो मतलब ये होता है कि हम मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो इसका एडवांटेज ये भी होता है। फिर द नेक्स्ट वन है स्कोरिंग इज क्विक एंड ईजी, स्कोर जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्विक होगा और बहुत इजी भी होगा। अनबियास्ड मार्किंग, मतलब कि इसमें कोई बियासनेस नहीं होगी। स्कोरिंग नॉट अफेक्टेड बाय द स्कोरर, पता है कि 20 में से 6 MCQ सही किए हैं, 6 मार्क्स ही मिलेंगे, 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो क्या अनबियासनेस होगी इसमें। टीचर्स को मतलब पता होगा स्टूडेंट्स को कि हाँ इतने, मतलब स्कोरिंग जो है वो उन पर जो अफेक्टेड नहीं कर पाती, स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैंने इतने सही किए तो इतने ही मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है इसकी डिसएडवांटेजेस, जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो जो उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है ओवर एम्फसाइज फैक्चुअल नॉलेज एंड लो लेवल स्किल्स। अब इसमें ये होगा कि फैक्चुअल नॉलेज और लो लेवल स्किल्स को बहुत ओवर एम्फसाइज कर दिया जाता है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूम होता है किस चीज़ में, कंस्ट्रक्ट आइटम में। जब MCQs कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब MCQs बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे देखने पड़ते हैं। अगर हम 50 MCQs में बना रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि हमें एक चीज़ के बहुत सारे MCQs देखने पड़ते हैं कि हाँ MCQs इसमें से भी ले लिया, इसमें से भी, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर नो अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड डिमॉन्स्ट्रेट राइटिंग स्किल्स, जब जाहिर सी बात है एक चीज़ को हम टिक लगा देंगे तो फिर हमें प्रैक्टिस होगी ना, हमारे राइटिंग स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अगर राइटिंग का उसमें कोई काम ही नहीं होगा, तो हमारे पास ये इसका डिसएडवांटेज में आ जाता है। फिर रिड्यूस द हैबिट ऑफ स्टडिंग एडिशनल बुक्स, जब अगर हम कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस में देखें तो हम उसमें जब हम खुद लिखेंगे, हम उसका आंसर खुद लिखेंगे, तो हमें ज़्यादातर बुक्स में उसका जो सही आंसर्स होंगे उसको हमें अपने सही जो हमारे कंसेप्ट होंगे उसको क्लियर करके सही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स उसमें हम पढ़ पाएंगे। लेकिन फिक्स चॉइस में ये होता है कि जब हमें पता होता है कि अगर एक MCQ एक बुक में सही आ रहा है तो वो दूसरी बुक में भी जाहिर सी बात है सही आएगा, तो क्या होगा, ये हैबिट जो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल बुक्स पढ़ने की जो हमें हैबिट होती है वो यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर द लास्ट डिसएडवांटेजेस ये है कि मे प्रमोट इनकरेज गैसिंग, आंसर नहीं आया, ठीक है, तुक्का लगा दिया, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे तुक्के सही हो जाते हैं, तो क्या होता है कि गैसिंग, हमारी जो हम गैस कर रहे होते चीज़ों को वो इनकरेज हो जाती है कि अच्छा हम तो फिर गैस से भी कर लेंगे, खैर है, तो फिर इस तरह की डिसएडवांटेजेस में आता है। तो यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। देखिए कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आएगी, मतलब कि जहाँ स्टूडेंट की कॉग्निटिव स्किल्स, स्टूडेंट की साइकोमोटर स्किल्स यूज हो रही होंगी, वो परफॉर्मेंस असेसमेंट कहलाएगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मेजर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट इज टू इन्वॉल्व स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इम्पोर्टेंस आउटसाइड द क्लासरूम सच एज रीडिंग एसेस। देखिए इसमें यह है कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स, ठीक है, वो खुद अपने क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें।
खुद उसका प्रॉब्लम सॉल्वर बने आउटसाइड द क्लासरूम। ये सब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि ये सब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें रिटन एसेस, ऐसे लिखते हैं हम उसमें, तो हम ये खुद लिखते हैं, हमें कोई हमारी आके हेल्प नहीं करते, इसमें हमारी साइकोमोटर स्किल्स यूज हो रही होती हैं और हमारे इसमें कॉग्निटिव डोमेन यूज हो रहा होता है। तो फिर ये होता है। फिर द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर। देखिए कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट में मेजर किया जा रहा होता है परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर की परफॉर्मेंस को यहाँ मेजर करते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट कहलाता है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट्स आर ऐसे राइटिंग, प्रोजेक्ट्स, oral presentations, laboratory experiments, creative works, articles, letter writing, mathematic problem, exhibitions of student works। ये सब जो है वो आ जाती हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट में। इन सब में स्टूडेंट्स की साइकोमोटर स्किल्स यूज हो रही हैं, स्टूडेंट के कॉग्निटिव स्किल्स यूज हो रही हैं, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा। अब हम बात करें इसके अगर एडवांटेजेस की, तो इसका जो पहला एडवांटेज आ जाएगा, इसमें पहला एडवांटेज आ जाएगा वो होगा ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे आ जाएगा इसमें क्योंकि टीचर्स को बनाने में आसानी होगी। मतलब कि टीचर्स के पास एक ऐसा, मतलब टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि टीचर्स कुछ पढ़ा रहे होते हैं अपने सिलेबस में से, तो फिर टीचर जब उसको स्टूडेंट्स का शेयर कर रहे होते हैं तो उनको बोल देते हैं कि ये देखें ये मुझे टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप लोग टीचर्स को हाईलाइट कर देते हैं कि मैं इसको एग्जाम्स में देने के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा। मतलब स्टूडेंट्स को पहले ही इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं। तो क्या होता है, इसमें बनाने में आसानी होती है चीज़ को। जब टीचर्स पेपर्स बना रहे हो तो टीचर के जहन में आता है कि हाँ मैंने ये पॉइंट स्टूडेंट्स को हाईलाइट करवाया था, कि मैंने ये टॉपिक हाईलाइट करवाया था, तो मैं इसमें से दे दूँ। तो क्या होता है कि ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, बनाने में टीचर्स को आसानी होती है। फिर गैसिंग इज एलिमिनेटिंग, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल आ जाता है कि गैसिंग नहीं हो पाती। जब चीज़ गैस नहीं हो पाएगी, स्टूडेंट्स जब एक चीज़ को गैस नहीं कर पाएंगे, उसको खुद लिखना पड़ेगा, तो इसमें स्टूडेंट्स के जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसको खुद ब खुद लिखना शुरू कर देगा। फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, आज़ादी होगी रिस्पॉन्स की। मतलब ये होता है इसमें कि आज़ादी लिखने की होगी, जो स्टूडेंट्स के आइडियाज़ जहन में आ रहे होंगे वो उसे बिल्कुल अपनी आज़ादी से लिख पाएगा। फ्री टू कंस्ट्रक्ट, रिलेट एंड प्रेजेंट आइडियाज इन ओन वर्ड। मतलब कि इसे ये होगा कि अपने प्रेजेंट आइडियाज़ को, अपने जो उनके आइडियाज़ जो अपने रिलेटेड आइडियाज़ होंगे वो उसे अपने आप खुद लिख पाएगा अपनी ओन वर्डिंग में। कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्रेस द आइडियाज़, स्टूडेंट्स के पास ये फ्रीडम होगी कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए। जो उसके जहन में जो उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो उसके आइडियाज़ आ रहे होंगे, वो खुद ही उसको लिख रहा होगा। तो ये थे उसके एडवांटेजेस। और अब हम बात करेंगे उसके डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि स्टूडेंट्स आर अलाउड ओनली अ ब्रीफ पीरियड टू रिस्पॉन्ड। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो जब एक चीज़ को लिखने में बहुत टाइम लगा देंगे, स्टूडेंट से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी, तो उनके बाकी के सवाल रह जाएंगे। होता यह है कि मिड टर्म में 40 से 50 मिनट्स मिलते हैं और फाइनल में 2 घंटे मिलते हैं। तो उसमें ये होगा कि जब स्टूडेंट्स के पास एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर रहा होगा स्टूडेंट, तो उसकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, बाकी के सवाल रह जाएंगे। इसका ये डिसएडवांटेज इसमें ये भी आता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग, स्टूडेंट स्पेंड मच टाइम इन आंसरिंग। मतलब वही बात कि बहुत टाइम कंज्यूम करता है कि स्टूडेंट के पास जब बहुत सारा टाइम एक चीज़ को आंसर देने में लग जाएगा तो फिर उसके सवाल बाकी रह जाएंगे। एंड टीचर ऑल्सो डिवोट मच टाइम इन स्कोरिंग, स्टूडेंट्स को लिखने में टाइम कंज्यूम होगा और टीचर को चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। टीचर एक एक चीज़ को पढ़ेगी, चेक करेगी, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। फिर स्कोरिंग इज अनरिलायबल एंड सब्जेक्टिव, स्कोरिंग इसमें अनरिलायबल ऐसे है, नाकाबिल भरोसा स्टूडेंट ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल हर टीचर्स का अपने चेक करने का तरीका अलग होता है। जैसे हमने एक ऐसे लिखा, मतलब ऐसे लिख दिया हमने कायदे आज़म पर। अब जब एक टीचर ने चेक किया, टीचर ने उसमें से मार्क्स दे दिए 10 में से 5। अब वही ऐसे अगर हम किसी और टीचर को चेक करवाएंगे तो वो दे देंगे 10 में से 8। मतलब इसमें ये होता है कि हर टीचर अपने हिसाब से स्कोर देता है। टीचर्स की इसमें स्कोरिंग के लिए अलग अलग तरीका होता है। अब एक ही चीज़ को अगर हम अलग अलग टीचर से चेक करवाएं तो उसमें अलग अलग में पॉइंट्स मिलेंगे। कोई 10 में से 10 भी दे देगा, कोई 10 में से 8 भी दे देगा। तो इसमें क्या होता है कि स्कोरिंग बहुत अनरिलायबल होती है।
फिर डेंजर ऑफ पर्सनल बियासनेस बहुत होती है इसमें। बियासनेस क्यों होती है? तो टीचर्स पेपर चेक कर टीचर्स को याद आ जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट ने मेरे साथ लास्ट सेमेस्टर में बदतमीजी की थी, या ये स्टूडेंट जो है इसका बिहेवियर मेरे साथ सही नहीं था, तो फिर क्या होगा, टीचर ने अपने पर्सनल बियास से उसके मार्क्स वहाँ कट कर लिए, तो क्या होगा, ये डेंजर ऑफ पर्सनल बियास आ जाता है। फिर द लास्ट वन है स्कोरिंग इज डिफिकल्ट। स्कोरिंग इसमें देने में बड़ी मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल लिखा बिल्कुल सही है हमने, लेकिन क्या उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उसमें स्पेलिंग एरर्स आ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या होगा, हमारा जो है पैराग्राफ तो सही होगा, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग एरर्स की वजह से हमारा उसमें स्कोरिंग जो है वो कट जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कम मार्क्स मिलेंगे। उसकी डिसएडवांटेज भी ये होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को फिक्स चॉइस टेस्ट और कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।